विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ था। भारत रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंगा का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। देश में सबसे ज्यादा मलबरी किस्म के रेशम का उत्पादन होता है। 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र बहरामपुर, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम का धागा प्रोटीन है, जबकि कपास एवं जूट का सूत सेल्यूलोज होता है। हमारा पड़ोसी देश चीन क्यों कर रहा है? कीड़ों की खेती कहाँ जा रहे हैं? चीन की फैक्ट्रियों में पनपे करोड़ों खरबों कीड़े और कैसे सिर्फ कीड़े पालकर चीन हर साल कमा रहा है 55,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, हम कीड़े की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वैसे कीड़े नहीं बल्कि रेशम के कीड़े यानी सिल्क वर्म, जिनमें से रेशम का धागा निकालना की खोज एशियन चीन के लोगों ने सबसे पहले की थी। और 5,000 साल पुरानी इस पद्धति से चीन ने आज सिल्क बिजनेस का साम्राज्य बना लिया है। इस वक्त दुनिया में बनने वाले कल रेशम का 70% हिस्सा सिर्फ चीन में बनाया जाता है। इसके बाद 18% उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर भारत है। हमारा पड़ोसी देश चीन हर साल 5 लाख मैट्रिक टन सिल्क यानी रेशम का उत्पादन करता है और हर साल कम से कम $600 बिलियन यानी 5,000 करोड़ का सिल्क एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इतना ज्यादा सिल्क बनाने के लिए चाहिए होते हैं सिल्क वर्म, जिनका प्राकृतिक रूप से पनपना और जंगलों में प्राकृतिक रूप से छोड़े गए सिल्क कुकून को इकट्ठा करना नामुमकिन है। इसलिए चीन के लोग खुद इन सिल्क वर्म की खेती करते हैं, यानी उनका पालन पोषण करते हैं। तो चीन के सिल्क वर्म फार्म में कैसे की जाती है? रेशम की कीड़ों की खेती करते हैं, यानी उनका पालन पोषण करते हैं। तो चीन के सिल्क वर्म फार्म में कैसे की जाती है रेशम के कीड़े की खेती और कैसे बनता है उनमें से रेशम का मुलायम धागा? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, चीन में सिल्क फार्मिंग की शुरुआत होती है कैटरपिलर यानी पतंगे के पालन पोषण से। सिल्क वर्म को जन्म देने वाले पतंगे का नाम होता है बम काश मोरी, जो आपको देखने में खतरनाक लग सकते हैं, लेकिन यह कैटरपिलर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से काम नहीं है। तो जब नर और मादा बोमस मोरी मेटिंग करते हैं तो मादा कैटरपिलर प्रेग्नेंट होती है और कुछ ही दिनों के बाद 300 से 350 अंडे देकर उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडे देने के दौरान वह कुछ नहीं खाती और भूख से उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है। खैर, चीन के किसान इन अंडों को बड़ी सावधानी से कलेक्ट करते हैं और एक स्पेशल इंक्यूबेशन एनवायरनमेंट में रखते हैं, जहां एंड फुटकर इनमें से छोटे चावल के दाने जैसे कीड़े जन्म लेते हैं। यही छोटे से कीड़े आगे चलकर इन्हें पालने वालों पर रेशम की बौछार करने वाले हैं। हालांकि इन्हें पालन उतना भी आसान नहीं है। दर्शन या सिल्क वर्म किसी भी कीटनाशक दवा से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसलिए उनके लिए चीन के बाकी किसान खास तरह के शहतूत के पत्ते उगते हैं, जिन्हें मलबेरी लीव्स कहा जाता है। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि सिल्क वर्म बड़े भूख होते हैं, वो 24 घंटे खाते रहते हैं और अगर खाना देने में जरा भी देर हुई तो उनकी मौत होना निश्चित है। ऐसे में किसान फ्रेश मूलबेरी लीव्स को मशीन में छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं और इन सिल्कवर्म के ट्रेजर को हमेशा सैटरडे दिन पत्तों से भरकर रखते हैं, जिन्हें यह कीड़े लगातार छापते रहते हैं। वहीं जहां सिल्कवर्म प्रोडक्शन होता है उसे जगह पर नियमित रूप से लाइन पाउडर छिड़का जाता है, ताकि उसे इलाके में ऐसा कोई इफेक्ट बैक्टीरिया न पनप सके जो इन कीड़ों को मौत दे। खैर, अगले 30 दिनों तक रेशम के कीड़े इन शहतूत के पत्तों को खाते रहते हैं और काफी बड़े हो जाते हैं। इस बीच चीन की सिल्कवर्म फैक्ट्री में इन कीड़ों के आगे वुडन ड्रेस रख दी जाती है, जिनमें छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं और हर सिल्कवार में एक बॉक्स को अपना घर बना लेता है और वहां विश्राम करने लगता है। अब यह वुडन ट्रे इतनी जरूर इसलिए है क्योंकि यह कीड़े आगे चलकर इसी में रेशम का सुकून बनाने वाले हैं। खैर, 30 दिनों बाद यह कीड़े अपने अस्तित्व को लेकर काफी सचेत हो जाते हैं और उन वुडन बॉक्स में ही अपने आसपास एक कोकून बनने लगते हैं। सिंगल थ्रेड से बना यह रेशम का गोला उनके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। हालांकि यह नहीं जानते कि इस कुकून के लिए आगे चलकर इंसान इन्हें मौत के घाट उतार देंगे। जी हां, जब यह रेशम के कीड़े अपने आसपास कोकून बना लेते हैं तो पियूपा नाम के स्टेज में आ जाते हैं, जिसमें कुछ समय तक यह कुकून में ही रहते हैं और फिर कुकून को फाड़ते हुए एक सिल्क मोथ यानी कि बम मिक्स मोरी में तब्दील होते हैं। उसके पहले ही यानी कोकून बन जाने के बाद प्यूपा स्टेज में इन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि अगर यह कीर असल में पतंग बन
जाए तो यह कोकून को तोड़ देंगे और इससे लंबा साल्क नहीं बनेगा। और जिस रेशम के लिए किसान इतनी ज्यादा कीड़ों का पालन पोषण करते हैं, वही रेशम उन्हें नहीं मिल पाएगा। साथ ही पूरे देश में सिल्क मौत की तादाद बढ़ जाएगी। ऐसे में अपने फायदे के लिए सिल्क फार्म ओनर्स इन कीड़ों रोग की हत्या कर देते हैं। लेकिन कैसे? तो एक सिल्क फार्म एक सीजन में लगभग 10 लाख कोकून बनाता है, जिनके बन जाते हैं तुरंत गर्म पानी में डालकर उबाल दिया जाता है, जिससे इन कीड़ों की मौत हो जाती है हाथ से। कुछ सदियों पहले तक तो इन कूकस में से सिल्क का धागा लोग हाथ से निकलते थे, जिसमें काफी सावधानी बरतनी जरूरी होती थी। लेकिन अब इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है। लेकिन इसलिए कोकून की खेती करने वाले चीनी किसान इन्हें किलो के भाव में फैक्ट्रीज को बेच देते हैं, जहां प्रोडक्शन लाइन में सबसे पहले तो इनमें से खराब और टूटे हुए कोकून को निकाल दिया जाता है। फिर इन्हें एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जो खुद को कोकून का सिर खोज निकलती है और 3-4 कोकून में से धागा खींचते हुए उन्हें एक साथ मिलती है, ताकि थोड़ा मजबूत और मोटा रेशम का धागा बने। दोस्तों, यहाँ कुदरत कारीगरी तो देखी। जब कोई रेशम का कीड़ा को कौन बनाता है तो वह सिंगल थ्रेड का बनता है, यानी कि एक ही धागे को धीरे धीरे निकलते हुए एक छोटे से कोकून को लपेटें। ऐसे में एक छोटे से कोकून से 300 से 900 मीटर लंबा सिल्क फाइबर निकला जाता है। हालांकि यह फाइबर इतना पतला होता है कि सिर्फ आधा किलोग्राम रेशम बनाने के लिए करीब 5000 कोकून की जरूरत पड़ती है। खैर, जब रेशम का धागा बनकर तैयार हो जाता है तो उसे बड़ी सी बोबिन यानी रील में लपेट दिया जाता है और उनके बंडल बना दिए जाते हैं। चीन इसी रॉ सिल्क को एक्सपोर्ट करता है। चलिए अब देखते हैं कि इन रेशम के धागों से कपड़ा कैसे बनता है। तो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में सबसे पहले इसकी शॉपिंग की जाती है, यानी इस बंडल को इस खास तरह के मशीन में डाला जाता है, जिसमें उनके साथ 10% नारियल का तेल, 3% खास तरह का वॉशिंग पाउडर मिलाकर घुमाया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर 20 किलो रेशम है तो उसके साथ 2 किलोग्राम नारियल का तेल और 600 ग्राम पाउडर मिलाया जाता है, जिसके बाद इन्हें बंद कमरे में सूखने के लिए रख दिया जाता है, जिससे यह रेशम काफी मुलायम हो जाती है। अगली प्रक्रिया में इन धागों पर जरूरी कलर लगाया जाता है और मशीन की मदद से इन्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली एक दूसरे में फंसा कर रेशमी कपड़ा तैयार किया जाता है। आखिर में डी गेमिंग और ड्राइंग प्रक्रिया की जाती है, जिसमें से डी गेमिंग प्रक्रिया में इस कपड़े को एक बड़े से टॉप में केमिकल्स के साथ उबाला जाता है, जिससे कपड़े का करीब 27% वजन कम हो जाता है, लेकिन यह काफी ज्यादा मुलायम हो जाता है। जिसके बाद ड्राइंग प्रक्रिया में इसे सुखाया जाता है। अब इस कपड़े से रेशम की साड़ी, धोती, कुर्ता, पजामा, टी शर्ट और बाकी तरह के पोशाक बनाए जाते हैं। दोस्त, तो इस तरह से चीनी किस हर साल और वह सिल्कवर्म की खेती करते हैं और उनमें से रेशम निकलते हैं। यानी एक तरह से रेशम यानी सिल्क को एक नेचुरल फाइबर कहा जाता है, जो कुदरती रूप से चमकदार और मुलायम होता है। हालांकि रेशम के कपड़े को बनाने की प्रक्रिया में करोड़ रेशमी कीड़ों की जान जरूर ली जाती है, लेकिन चीन के लोगों का कहना है कि इन कीड़ों को पाल पोस कर बड़ा भी तो हम ही लोग करते हैं, क्योंकि कुदरत वातावरण में बिना शहतूत के पत्ते खाए की रे उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं बन पाएंगे। बता दें कि रेशम का धागा बनाने की खोज भी चीन में हुई थी और पिछले 5000 सालों से चीनी लोग यह काम कर रहे हैं। दरअसल आज से 7 साल पहले 13 सेंचुरी में लिखी गई चीन की किताब में बताया गया कि 2696 में चीन के येलो एम्परर यानी कि शासन लीजू की बीवी एक बार शहतूत के पैर के नीचे बैठकर चाय पी रही थी। तभी पेड़ से कोकून उनकी चाय की प्याली में गिरा। तभी उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्हें ऐसे गोकुल में से रेशम का धागा निकालने की कोशिश की, जिससे वह कामयाब हुई और उन्होंने ही यह काम चीन के बाकी लोगों को भी सिखाया, जिससे यह उद्योग धीरे धीरे पूरे चीन में फैल गया। रेशमी कपड़ा शुरुआत में जापान के लोगों को काफी पसंद आया। उन्होंने सबसे पहले रेशम की खेती और बनाई शुरू कर दी, जिन्हें देख फिर चीन में भी रेशम के बड़े फार्म्स बना शुरू हुई, जो आज दुनिया भर में 70% सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, क्या नेचुरल फाइबर यानी कुदरती रेशम के धागे के लिए इतने सारे कीड़ों को मार देना सही है या गलत? और क्या आपको रेशमी कपड़े पहनना पसंद है? कमेंट में बताइए। या जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।